अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट महमूद कलाती। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक सवाल से करते हैं। सबूक साहब, आप बताएं कि जो अफ़गान तालिबान की जो गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में आएगी तो क्या ये पाकिस्तान की मजहबी जमातों को इनक्रेजमेंट एक तरह से देगी, या वो इस टाइम क्या सोच रहे हैं जो पाकिस्तान में जो मजहबी जमात है वो इन अफ़गान तालिबान के हवाले से टेक ओवर से क्या सोच रहे हैं वो? बहुत शुक्रिया महमूद आपका। देखिए, ये सवाल बड़ा आम है कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का इक़्तिदार आ चुका है तो हम उसके असरात पाकिस्तान के अंदर भी देखते हैं। और जब 96 में अफ़गान तालिबान जब इक़्तिदार में आए थे तो हमने उसके असरात बहुत बड़ी सतह पर पाकिस्तान में देखे थे। और पाकिस्तान की मजहबी जमातें तालिबान को गली गली चौक चौराहे में वेलकम कर रही थी। और पाकिस्तान में जलसे हुए थे जिनके नाम फ़तेह मुबीन कॉन्फ्रेंस, यानी अफ़गानिस्तान में हमें फ़तह हासिल हुई है। तो ये जलसे पाकिस्तान में हो रहे थे कि अफ़गानिस्तान की फ़तह को पाकिस्तान में मकतब देवबंद के लोग अपनी फ़तह करार दे रहे थे। और फिर इसी तरह ये जो तराने थे, नज़में थीं, आ चुके हैं तालिबान, छा चुके हैं तालिबान, ये अफ़गानिस्तान में नहीं, ये पाकिस्तान में पंजाबी बोलने वाले जो लोग थे, नात खान थे और शुअरा थे, वो पढ़ रहे थे। और फिर उसामा बिन लादेन के हवाले से यहाँ पर पूरा एक रोमानवी उनके साथ दास्तानें और सारी चीज़ें यहाँ रकम की गई थी। और पाकिस्तान के मैगज़ीन, रिसाले, यहाँ का रोज़नामा उम्मत, रोज़नामा उसाफ़ तालिबान की जिस तरीके से मदासराई करता था, तो वो एक बहुत यादगार चीज़ें हैं और हम उनको भूले नहीं हैं। और इसी तरह ईरान के हवाले से भी आप देख लें कि जब भी ईरान का इनकलाब आया तो पाकिस्तान में ईरानी इनकलाब को बड़े शानदार तरीके से वेलकम किया गया था। यहाँ पर जमात इस्लामी ने और मकतब तशय्यो की जो जमातें हैं उन सब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको वेलकम किया। और फिर हमने देखा कि ईरानी इनकलाब के असरात से भी पाकिस्तान महफूज नहीं रह सका, और तालिबान के का जो इक़्तिदार था अफ़गानिस्तान में 96 से 2001 तक, उससे भी पाकिस्तान महफूज नहीं रह सका। तो अभी भी जो सूरत हाल है उससे कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जो ही अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा किया तो उसके फ़ौरन बाद मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ से वज़ीरिस्तान गए और वहाँ जाकर भरपूर तरीके से उन्होंने तालिबान को वेलकम किया। और मौलाना फजल रहमान साहब आज से कुछ अर्सा पहले उनकी मज़म्मत कर रहे थे एक और तरीके से, उनको बड़ा स्टाइल आता है बड़े अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो मकतब देवबंद के एक जय्यद आलिम दीन हैं और वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के वो सदर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आज फ़तेह मक्का की याद ताज़ा होगी। तो पाकिस्तान में गली गली कूचा कूचा जो मसाजिद हैं, मदारिस हैं, मेंबर व महराब हैं, वहाँ पर तालिबान के फ़ज़ाइल और ये सारी चीज़ें बयान हो रही हैं। और ये लोग अपने आप को जो बाउंड्रीज़ हैं उससे मावरा समझते हैं। ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी, ये कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो हमारी है। और हमने, क्योंकि जो तसव्वुर है इस्लामी इक़्तिदार का वो खिलाफत के सरचश्मा वहाँ से वो निकल के आता है, तो फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं, हमने पूरी दुनिया में जाना है और वहाँ पर जाके इक़्तिदार पे कब्ज़ा करना है, खिलाफत का निज़ाम नाफिज करना है, इमारतें कायम करनी हैं और हमारी एक हुकूमत होगी, एक हमारा खलीफा होगा। तो ये तसव्वुर तो थोड़ा सा वसी है, लेकिन उससे पहले का तसव्वुर कि जैसा निज़ाम अफ़गानिस्तान में तालिबान लेकर आए हैं वैसे निज़ाम पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। और आपने देखा कि वो तालिबान ने इक़्तिदार में आने के तीसरे रोज़ जिस लोगों ने अगवा किया था बच्चों को, तो उनको सरेआम हैंग कर दिया। तो और वो एक दिन के अंदर सारा डिसीन हुआ। तो पाकिस्तान में लोगों ने लाखों की तादाद में उस पर कमेंट्स किए, उसको फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर शेयर किया और ये कहा कि हमें पाकिस्तान में ये वाला निज़ाम चाहिए। अब ये वाला निज़ाम पाकिस्तान में लोग क्यों मांगते हैं, ये एक और सवाल है। वो सवाल इस वजह से है कि पाकिस्तान में सोशल जस्टिस का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर लोग अदालतों से इंसाफ लेने के लिए, वो बाप मुकदमा करता है तो बेटा सारी ज़िंदगी मुकदमा भुगतता है और उसका पोता जाता है, तो 90 साल 100 साल लग जाते हैं, लेकिन हमारी अदालतें उन्हें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। तो वो इस वजह से लोग फिर उस निज़ाम के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो अगर आपकी अदालतें ऐसे ही काम करती रहीं, पुलिस का सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, फ़ौज, अदलिया और हमारी एग्जेक्टिव इसी तरह काम करती रही, तो पाकिस्तान में हर बंदा फिर तालिबान का निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज करने के लिए वो निकलेगा, क्योंकि वो ये सोचता है कि हमें ये निज़ाम को डिलीवर नहीं कर रहा। जो बांझ निज़ाम होता है तो फिर लोग उसकी सरकोबी के लिए वो खड़े हो जाते हैं। भले वो फ्रांस के अंदर हो तो इनकलाब फ्रांस आ जाता है, ईरान के अंदर हो तो इनकलाब ईरान आ जाता है, और अफ़गानिस्तान के अंदर हो तो फिर तालिबान का निज़ाम आ जाता है। पूरी दुनिया की ताकत उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएँ, लोगों को जो चाहिए होता है लोग उसके लिए फिर निकल के आ जाते हैं। पूरी दुनिया वहाँ पर लड़ाई के लिए आ जाए और 20 साल जंग करती रहे और 20 साल जंग के बाद उसे शिकस्त
दे कर निकलना हो तो मुझे बताएं कि अफ़गान अवाम के दिमागों के अंदर ये बात रासिख हो चुकी है कि 20 साल में दुनिया की सारी सुपर पावर्स प्रोपगंडा करके असलहा लेकर हर चीज़ के ज़रिए इन तालिबान को नीचे नहीं कर सकी, तो हम अफ़गान अवाम क्या चीज़ें हैं, हम किस खेत की मूली, हम क्या कर सकते हैं इनके बारे में। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग बयानिया दे दिया पूरी दुनिया के अंदर उन लोगों को कि जो लोग इस निज़ाम के तहत अपनी तहरीकें चलाते हैं, अपनी सोच को डेवलप करते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं, ये पूरी दुनिया का इशू है। अच्छा सबूक साहब, एक और चीज़ में आप देख रहे हैं कि लोगों ने एक अजम्पशन अपनी तरफ से क्रिएट की है कि शायद कुछ लोगों का मानना ये है कि अफ़गान तालिबान जो है ना, शायद दूसरे जो क्या कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान में या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको इंकरेजमेंट नहीं देगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान के टेक ओवर के बाद टीटीपी की तरफ से 2 से 3 अटैक्स हुए। तो आप क्या समझते हैं कि अफ़गान तालिबान इस पे कोई एक्शन करेगी या फिर उनको रोकने के लिए या कोई समझाने के लिए कुछ करेगी? देखें, अशरफ गनी की हुकूमत में जो पाकिस्तानी तालिबान थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके लोग तो अफ़गानिस्तान की जेलों में कैद थे, अगरचे कि उनके कैंप्स भी वहीं पर थे, लेकिन वहाँ जेलों में कैद थे। और तालिबान की जो ही हुकूमत आई तो उन सब लोगों को रिहा कर दिया गया। और उनकी रिहाई के बाद और रिहाई से पहले भी आपको पता है जो दासू का अटैक हुआ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया था, और फिर कोयटा के अंदर जो वाक़यात हुए, और फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर फ़ौज को निशाना बनाया गया वज़ीरिस्तान में। तो इस तरह के कई वाक़यात उसके बाद ही रोनुमा हो चुके हैं। असल मसला ये है कि तहरीक तालिबान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान एक बात हुई थी, वो ये थी कि अफ़गान तालिबान ने कहा था पाकिस्तानी तालिबान को आप उनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करें, जिस तरह की हमारी हुकूमत ने, वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता दिनों ये बात भी कही थी कि हम इनके साथ जो अपने मामलात हैं सारे ख़त्म करना चाहते हैं। जब उसमें थोड़ी सुस्ती हुई तो इस तरह के वाक़यात भी होना शुरू हुए। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक मुस्तकिल थ्रेट है। वो थ्रेट इस वजह से है कि जिन्होंने सुबह शाम कोशिशें कर कर अफ़गान तालिबान के साथ मिल कर लड़ाइयाँ करके अफ़गानिस्तान में एक निज़ाम लेकर आए हैं, तो लाजमी उनकी जो जहन साजी हुई है, अगर अफ़गान तालिबान की जहन साजी पाकिस्तानी मदरसे में हुई है तो मुझे बताएं कि जो पाकिस्तानी तालिबान इनकी जहन साजी कहाँ पर हुई? इनकी जहन साजी भी तो पाकिस्तानी मदरसों में हुई है ना। तो वो अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों के लिए तो इस्लामी निज़ाम लाएँ, पाकिस्तान में अपने लोगों के लिए इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं लाएंगे? तो वो ये कोशिशें करेंगे और ये एक मुस्तकिल थ्रेट है पाकिस्तान में। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा बहुत बड़ा लेवल है थ्रेट्स का, और वो बड़ा खौफनाक है पाकिस्तान के हवाले से। और जब से तालिबान आए हैं और फाल ऑफ काबुल हुआ है, उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों में ज़्यादा शिद्दत आना शुरू हुई है। और वो पहले अगर थोड़ा सा किसी को धमकियां देते हुए थोड़ा सा ख्याल रखते थे, तो अब वो बड़े खुल्लम खुल्ला वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा सबूक साहब, इसी के साथ एक और सवाल मैं पूछता हूँ, जो यकीनन जो मेरा ये सवाल है वो यकीनन लाखों लोगों के जहन में, कि अभी तक जो ये तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है, इसके जो अमीर हैं मौला अबीबतुल्ला, तो वो अभी तक सामने क्यों नहीं है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और सब लोग इसी सवाल के बारे में जानना चाहते हैं कि इतना अरसा हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, और उसके बावजूद मुल्ला हिब्बतुल्ला अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। तो 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि वो उनकी सुप्रीम कौंसिल के हेड हैं अफ़गान तालिबान की, और सरबराह हैं, अमीरुल मोमिनीन का टाइटल उनको दिया हुआ है। लेकिन और दूसरी बात यह है कि उससे पहले मुल्ला मंसूर को जिस तरीके से ड्रोन हमले में मार दिया गया था अमरीकियों ने, तो उनकी सिक्योरिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तालिबान कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो उन पर कोई हमला हो, और वो उनको एक बिल्कुल अपना रहबर मुअज़्ज़म के तौर पर, जैसे ईरान में एक टाइटल दिया हुआ है, तो बिल्कुल इस तरीके से करके वो उनको सामने रखेंगे। और दूसरी बड़ी अहम बात ये है कि ये मुल्ला हिब्बतुल्ला बहुत अरसे तक कुछ लाख, आप तो कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके इलाके में ही, आपके कोयटा से, आपके घर से बल्कि 20-25 किलोमीटर दूर वहाँ एक मस्जिद थी, उसमें इमाम और ख़तीब भी रहे हैं, और एक हमले में इनके भाई और भतीजे वो भी जान बहक हो गए थे। तो ये बड़ा अहम है कि उनकी सिक्योरिटी बड़ी अहम रहेगी। और ये तालिबान की तरफ से कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं हो रहा। इससे पहले जब 96 से लेकर 2000 तक जब तालिबान के अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर थे, जो तहरीक तालिबान के बानी अमीर थे, तो आपको इल्म है कि वो भी कभी मीडिया के सामने नहीं आए थे। हर ईद पर उनका बयान आता था, और वो बहुत महदूद इज्तिमा से ख़िताब करते थे, और उसमें वो पॉलिसी देते थे कि अफ़गान तालिबान ने क्या करना है, कैसे करना है।
और मुल्ला उमर ने कभी उनकी कोई तस्वीर नहीं आ सकी। जो तस्वीर गर्दिश भी कर रही है ना, इसके बारे में सब लोगों का कहना है कि तस्वीर फेक है, मुल्ला उमर ऐसे नहीं थे। तो कोई तस्वीर उनकी नहीं आ सकी। तो सिक्योरिटी की ये हालत थी मुल्ला उमर की कि उनकी वफ़ात के 2 साल बाद तक भी किसी को पता नहीं चल सका कि मुल्ला उमर इंतकाल कर चुके हैं। जब तक तालिबान ने ख़ुद उसका इजहार नहीं किया। उसामा बिन लादेन के वाक़े के बाद उन्होंने तालिबान ने इजहार किया कि हाँ उनका इंतकाल हो चुका है और 2 साल पहले उनकी तदफीन हो चुकी है। तो आप ये देख लें कि तालिबान की सफ़ों में सिक्रेसी कितना अहम तरीन रोल प्ले करती है। ये अंडरग्राउंड सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इतनी खौफनाक हद तक अंडरग्राउंड वो हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन है। और वो ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा हुआ जिन लोगों ने मुल्ला उमर से मुलाकात की कि मुल्ला उमर उनके साथ बैठे हुए थे और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मुल्ला उमर कब आएंगे कि उनसे मुलाकात हो सके। तो वो जब मुलाकात करके निकलते उनको बताया जाता था कि आप मुल्ला उमर से तो बातें करके आ रहे हैं अंदर बैठ के। तो इस हद तक उनका सिस्टम होता था। तो मुल्ला हिब्बतुल्लाह, मेरी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक वो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आएंगे, ना ही वो कभी ओपन होंगे। पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले जब अफ़गान तालिबान की कैबिनेट की अनाउंसमेंट होनी थी तो उस वक्त दिन को उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि उनके वॉइस नोट के साथ कैबिनेट का ऐलान किया जाएगा। तो लेकिन उसके ठीक 3 घंटे बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट का ऐलान किया। उनका वॉइस नोट भी सामने नहीं आया, यानी वो उनकी आवाज़ जो है वो भी वो सामने नहीं लाते। तो इस हद तक उनकी सिक्रेसी है। तो मुल्ला हिब्बतुल्लाह मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी आप या मैं उनका चेहरा देख सकेंगे, इल्ला वो लोग जो स्पेशल जाएं और उनके साथ जाके मुलाकातें करें। और दूसरी बात एक और है कि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह इंतकाल कर चुके हैं। इस वजह से आपको पता है अमेरिकन के जो अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत का अमल है वो आज का नहीं है। वो कम से कम 4-5 साल से मुसलसल मुलाकातें हैं और अमेरिकन की इंटेलिजेंस है, सारी चीज़ें। अगर उनका इंतकाल हो चुका होता ना तो अभी तक ये ख़बरें सारी मंजर यहाँ पर आ चुकी होती। और मुल्ला बरादर की मुलाकातें हैं, बाकी लोग उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उस वक्त कंधार में बैठे हुए हैं। तो उनकी इंतकाल की ख़बरें भी बिल्कुल गलत हैं और वो कब आएंगे ये जो हमारी ख्वाहिश है ये बिल्कुल अहमकाना है। अगर तालिबान को अगर आप समझते हैं तो ये बात बड़ी अहम है कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह आप कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो मिल लें, लेकिन कभी तस्वीर या मीडिया पर बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है सबूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन हम मिलते हैं आपके साथ अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।